गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल के लंदन में दिए भाषण पर मोदी का निशाना। पीएम बोले, कुछ लोग विदेशों में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से 2 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर राज्य के दौरे पर मांड्या और हुबली धारवाड़ पहुंचे। पिछले 2 महीनों से भी कम समय में मोदी राज्य में छठी बार आए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कांग्रेस जेडीएस के गढ़ मांड्या में रोड शो किया और फिर एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वे हुबली धारवाड़ पहुंचे और आईआईटी धारवाड़ का उद्घाटन किया। यहाँ उन्होंने इशारों में राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल दोस्तों, पीएम ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसी महीने की शुरुआत में दोस्तों, राहुल गांधी 3 दिन के लंदन दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं, विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई नेता किसी भी यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत की मदद से पूरा हो रहा 40 लाख श्रीलंकाई बच्चों की पढ़ाई का सपना। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में भारत की ओर से दी गई ऋण सहायता में से $1 करोड़ का इस्तेमाल विद्यार्थियों की किताबें छापने के लिए किया गया है। करीब 40 लाख विद्यार्थियों के लिए किताबें छापी जा रही है। भारत ने पिछले साल श्रीलंका को $100 करोड़ की ऋण सहायता देने की घोषणा की थी। श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग ने शनिवार को यह जानकारी दी। दोस्तों, भारतीय उच्चायोग के मुताबिक भारत ने श्रीलंका को मार्च 2022 में खाद्य, ईंधन, दवाओं और औद्योगिक कच्चे माल समेत जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए $100 करोड़ के रूप में ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। उच्चायोग की ओर से बताया गया है कि इस राशि में से श्रीलंकाई सरकार और निजी इंपोर्टर्स ने भारत से किताबों के लिए प्रिंटिंग कागज समेत सामग्री खरीदी, जिसके लिए $1 करोड़ का उपयोग किया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। LGBTQ समलैंगिक विवाह का केंद्र ने किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में कहा, यह भारतीय पारंपरिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा कि ऐसा करना भारत की सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ होगा। इसमें कई तरह की कानूनी अड़चनें भी आएंगी। इस साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी के मसले पर केंद्र को नोटिस जारी किया था। साथ ही अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करा लिया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई से पहले केंद्र ने सभी 15 याचिकाओं पर जवाब दाखिल किया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा है कि भारत में पारिवारिक अवधारणा पति पत्नी और उन दोनों की संतानें हैं। समलैंगिक विवाह इस सामाजिक धारणा के खिलाफ है। संसद से पारित विवाह कानून और अलग अलग धर्मों की परंपराएं इस तरह की शादी को स्वीकार नहीं करती हैं। केंद्र ने कहा कि ऐसी शादी को मान्यता मिलने से दहेज, घरेलू हिंसा कानून, तलाक, गुजारा भत्ता, दहेज हत्या जैसे तमाम कानूनी प्रावधानों को अमल में ला पाना कठिन हो जाएगा। यह सभी कानून एक पुरुष को पति और महिला को पत्नी मानकर ही बनाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। थाईलैंड में जहरीली हवा के कारण बदतर हुए हालात। एक हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा लोग हुए बीमार। जी हां दोस्तों, थाईलैंड में वायु प्रदूषण के कारण लोगों की हालत खराब है। जहरीली हवा में सांस लेने से लगभग 2 लाख लोग बीमार हो गए हैं। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि वहां स्थिति कितनी खतरनाक होती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंकॉक एक हानिकारक धुंध में डूबा हुआ है। लोगों के पास जहरीली हवा में सांस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायु प्रदूषण की चपेट में आए बीमार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही नागरिकों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकालने की सलाह दी गई है। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि यह प्रदूषण इंडस्ट्री से निकलने वाले धुएं और गाड़ियों से निकलने वाले पीले ग्रे धुएं की वजह से फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण साल की शुरुआत के बाद से राज्य में 13 लाख से अधिक लोग बीमार पड़े। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बेटी के पैदा होने पर 5,000 रुपए, 18 साल के होने पर 75,000 रुपए देगी यह सरकार। इन लोगों को मिलेगा लाभ। जी हां दोस्तों, महिलाओं और बेटियों के लिए भारत सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी अहम योजनाएं लेकर आती रहती है। कई योजनाओं के जरिए बेटियों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। दरअसल दोस्तों, यह खबर है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में लेकी लाडली यानी कि लाडली लड़की योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना में बेटी के पैदा
होने से लेकर 18 साल के होने तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी कि दोस्तों लेकी लाडली योजना के तहत लड़की के जन्म पर 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं जब बेटी पहली क्लास में पहुंचेगी तो उसे 4,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। छठी क्लास में पहुंचने पर बच्ची को 6,000 रुपए की मदद की जाएगी। 11वीं क्लास में पहुंचने पर 8,000 रुपए मिलेंगे। वहीं जब बेटी वयस्क यानी कि 18 साल की हो जाएगी तो उसे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 75,000 रुपए मिलेंगे। वैसे दोस्तों ये योजना आपको कैसी लगी? भारत के हर राज्य में इस तरह की योजनाएं होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। खत्म नहीं हुआ कोरोना का संकट, 113 दिन बाद सामने आया सबसे ज्यादा मामले, 24 घंटे में एक मरीज की मौत। जी हां दोस्तों, भारत में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक रविवार को देश भर में कोरोना के 524 मामले दर्ज किए गए। 113 दिनों के बाद इतनी ज्यादा संख्या में मामले रिपोर्ट किए गए हैं। दोस्तों एक्टिव मामलों की संख्या अब बढ़कर 3,618 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केरल में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,781 पर पहुंच गई है। संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4.46 करोड़ हो गई है। वहीं दोस्तों 98.80% लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देशव्यापी कोरोना वैक्सीन अभियान के तहत अभी तक 220.64 करोड़ डोज दी जा चुकी है। दोस्तों केंद्र ने शनिवार को कुछ राज्यों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट में क्रमिक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि इसे तुरंत कंट्रोल करने की जरूरत है। प्रशासन को पहले से ही अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया को DGCA की मिली मंजूरी, अब एक पायलट उड़ा सकेगा 2 अलग अलग तरह के विमान। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की लंबे समय से लंबित मांग को DGCA की मंजूरी मिल गई है। अब एयर इंडिया के एक पायलट को 2 अलग अलग तरह के विमान उड़ाने की अनुमति दे दी गई है। दरअसल दोस्तों DGCA की ओर से दी गई अनुमति के मुताबिक बोइंग 777 और 787 विमानों को एक ही पायलट उड़ा सकता है। एयर इंडिया की ओर से इससे पहले बोइंग 777 और 787 विमानों के संचालन के लिए केवल 8 पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता था, जिनमें 777 के संचालन के लिए 4 और 787 के को उड़ाने के लिए 4 पायलट शामिल थे। हालांकि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने अब मल्टी सीट फ्लाइंग MSF को मंजूरी दे दी है, जिसका मोटे तौर पर मतलब है कि एक ही पायलट 2 तरह के विमान उड़ा सकता है, जिसके लिए ट्रेनिंग प्रक्रिया को थोड़ा कठिन किया जा रहा है। दोस्तों DGCA के इस मंजूरी से पायलटों की मदद होगी, पायलटों का क्रॉस यूज मददगार होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आतंकवाद पर जारी रहेगी मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, CISF के स्थापना दिवस पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि आतंकवाद को बिल्कुल न बर्दाश्त करने की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति आने वाले वक्त में भी इसी तरह से जारी रहेगी। उन्होंने यहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की 54वीं स्थापना दिवस परेड में कहा कि देश के किसी भी हिस्से में अलगाववाद, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान अपने मंत्रिमंडल की, अपने मंत्रालय की उपलब्धि बताते हुए यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार पिछले 9 वर्ष में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रमजान में नहीं सुन पाएंगे अजान, मस्जिदों में लाउड स्पीकर हो गए हैं बैन। अरब के फैसले पर भड़क उठे भारत के मुस्लिम धर्मगुरु। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब सऊदी में मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से बैन रहेगा और अजान का लाइव प्रसारण भी नहीं होगा। हालांकि सऊदी सरकार के इस फैसले पर दुनिया भर के मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी इस पर आपत्ति जताई है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सऊदी सरकार के फैसले को नाजायज ठहराते हुए कहा कि जहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है उसे नहीं रोका जाना चाहिए और जहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। मौलाना रजवी ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से ही यहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, हिंदुस्तान में ऐसी कोई पाबंदियां नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया की फ्लाइट में अमेरिकी यात्री ने सिगरेट पी, प्लेन का दरवाजा खोलने की कोशिश की, क्रू मेंबर्स ने हाथ पैर बांधकर बैठा दिया। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया के विमान में एक यात्री को सिगरेट पीते पकड़ा गया। घटना 11 मार्च की है। पुलिस के मुताबिक लंदन से मुंबई आ रही फ्लाइट में एक अमेरिकी यात्री टॉयलेट में सिगरेट पी रहा था। क्रू मेंबर्स ने जब उसे रोका तो वह उन पर चिल्लाने लगा। फ्लाइट का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की। इसके बाद क्रू मेंबर्स ने उसके हाथ पैर बांधकर उसे बैठा दिया। दरअसल दोस्तों मुंबई में फ्लाइट लैंड होने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने 37 साल के रमाकांत पर केस दर्ज कर लिया है। एक ऑफिसर ने कहा
कि यात्री भारतवंशी है लेकिन उसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है। नियमों के मुताबिक विमान में स्मोकिंग करने वालों को अरेस्ट किया जा सकता है। फिलहाल रमाकांत के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। इसके बाद दोस्तों जाने के लिए बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चौथे दिन का खेल हुआ खत्म। विराट कोहली ने बनाए 186 रन। टीम इंडिया 571 रन पर हुई ऑल आउट। ऑस्ट्रेलिया 3 रन बिना किसी नुकसान के। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चौथे टेस्ट मैच का चौथा दिन पूरी तरह टीम इंडिया और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम रहा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विराट ने 1205 दिन बाद 23 मैच और 41 पारियों के बाद इस फॉर्मेट में शतक जमाया। दोस्तों विराट की 186 रन की मैराथन पारी के दम पर भारत ने अपनी पहली पारी में 571 रन 9 विकेट के स्कोर पर बनाए। विराट कोहली भारतीय पारी में आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। चोटिल श्रेष्ठ अय्यर बल्लेबाजी के लिए नहीं आए। दोस्तों चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बगैर नुकसान के 3 रन बना लिए। ओपनर ट्रेविस हेड 3 रन के साथ नाइट वॉचमैन मैथ्यू कुनहैनमन 0 नाबाद पवेलियन लौटे। टीम अभी भी 88 रनों से पीछे चल रही है। टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया पर 91 रन की बढ़त बनाई। दोस्तों कोहली ने 23 नवंबर 2019 को आखिरी बार बांग्लादेश के खिलाफ 27वां टेस्ट शतक जमाया था। यह उनका 28वां टेस्ट शतक है। अब कोहली के नाम 75 इंटरनेशनल शतक हो गए हैं। उन्होंने टेस्ट में 28, वनडे में 46 और T20 इंटरनेशनल में 1 शतक जमाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पेटीएम से पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत नहीं, अभी एक्टिवेट कर सकते हैं आप फीचर। मिल सकता है 100 रुपए तक का कैशबैक भी। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। दरअसल दोस्तों पेटीएम यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट करना अब और भी आसान हो गया है। अब आप बिना यूपीआई पिन के भी पेटीएम के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया गया है। अभी यह सेलेक्टेड बैंकों के साथ ही सपोर्ट करता है। इन बैंकों की लिस्ट में अब पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड PPBL का नाम भी जुड़ गया है। अब आप यूपीआई लाइट के साथ तेजी से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यूपीआई लाइट फीचर की मदद से पेमेंट करना तो आसान होगा ही, साथ ही साथ बार बार पेमेंट फेल होने की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आसान लेनदेन के लिए यूजर्स अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट से लिंक्ड यूपीआई के इस नए फीचर को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी आज। भारत के 3 नॉमिनेशन, ट्रॉफी जीत कर भी उस पर एक्टर का मालिकाना हक नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड फिल्मों की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर की सेरेमनी भारतीय समय के अनुसार सोमवार सुबह 5:30 बजे से शुरू हो चुकी है। लॉस एंजलिस में ये फंक्शन रविवार रात 8 बजे से शुरू होगा। इस बार भारत की तरफ से 3 नॉमिनेशन है। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए फिल्म RRR यानी कि RRR का गाना नाटू नाटू, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स और ओरिजिनल शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स को फाइनल नॉमिनेशन मिला है। दरअसल दोस्तों आप ऑस्कर के बारे में कितना जानते हैं, चलिए हम आपको यहाँ पर आपको ऑस्कर से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। जैसे कि दोस्तों ऑस्कर शुरू कब हुआ, किसने किया, क्यों ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड शो है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑस्कर फिल्मी कलाकारों को दिया जाने वाला एक अवार्ड है। इसकी नींव 1927 में रखी गई थी। अमेरिका के MGM स्टूडियो के प्रमुख लुइस बी मेयर ने अपने 3 दोस्तों एक्टर कॉनरेड नोगल, डायरेक्टर फ्रेड निब्लो और फिल्म मेकर फिड बिटसोन के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाने का प्लान बनाया था जिससे पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिले। एक ऐसा अवार्ड शुरू किया जाए जिससे फिल्म मेकर्स को मोटिवेशन मिले। इसी आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी था। इसके लिए हॉलीवुड के 36 सबसे नामी लोगों को लॉस एंजलिस के एम्बेसडर होटल में बुलाया गया। उसके सामने इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफ आर्ट एंड साइंसेस बनाने का प्रस्ताव रखा गया। सारे लोग राजी हो गए। मार्च 1927 तक इसके अधिकारी चुने गए, जिसके अध्यक्ष हॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर डगलस फेयरबैक्स बने। बाद में दोस्तों इन लोगों ने मिलकर जो अवार्ड शुरू किया उसका नाम ही आगे चलकर ऑस्कर पड़ा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। H3N2 से बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिला रहें सतर्क। अस्थमा, लीवर, हार्ट और डायबिटीज पेशेंट्स को ज्यादा खतरा। जी हाँ दोस्तों, H3N2 वायरस के केस देश में बढ़ रहे हैं। 2 लोगों की मौत भी इससे हो चुकी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के मुताबिक इस वायरस से आमतौर पर 15 साल से कम और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोमोरबिड पेशेंट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही समय पर अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होता है, वो इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो लोग अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट
प्रॉब्लम्स, वीक इम्यूनिटी और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ अन्य बीमारियों के से ग्रसित हैं, वे लोग इस बीमारी के ज़्यादा शिकार बन रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सतीश कौशिक को दिया गया था जहर, आरोप के बाद फार्म हाउस के मालिक ने तोड़ी चुप्पी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सतीश कौशिक के निधन ने सभी को हिलाकर रख दिया है। उनके परिवार से लेकर दोस्तों और फैंस तक सभी के लिए इस बात पर यकीन करना आज भी मुश्किल हो रहा है कि एक्टर अब इस दुनिया में नहीं है। सतीश का निधन 9 मार्च को दिल्ली में हुआ था। दोस्तों शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया था कि सतीश कौशिक की कार्डिक अरेस्ट होने के चलते जान गई है। हालांकि इस मामले ने मोड़ तब लिया जब दिल्ली के बिजनेसमैन का सीधा ताल्लुक एक्टर की मौत से बताया गया है। दोस्तों विकास मालू नाम के बिजनेसमैन की पत्नी सानवी मालू ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर अपने पति पर सतीश कौशिक की हत्या करने का शक जताया था। सानवी मालू के मुताबिक विकास और सतीश के बीच 15 करोड़ रुपए के उधार को लेकर झगड़ा हुआ था। ऐसे में महिला ने शक जताते हुए लिखा था कि हो सकता है कि विकास ने सतीश को गलत दवाई खिला दी हो ताकि पैसे ना देने पड़े। साथ ही उन्होंने इस बात पर जांच की भी मांग की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा ऐलान, देश के 14 करोड़ किसानों को मिलेगा यह फायदा। जी हां दोस्तों, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच नई तकनीक और रिसर्च तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की 94वीं सालाना आम बैठक में इस बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि इंडियन इकोनॉमी की रीढ़ है, इस क्षेत्र को आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। तोमर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां आज हमारे सामने हैं। प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की खड़ी फसल को होने वाले नुकसान की चुनौती का भी हम सामना कर रहे हैं। नए भारत में हमें नई तकनीक और शोध को सभी किसानों तक पहुंचाना है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में ICAR के वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की। साथ ही कहा कि 2047 तक नया भारत बनाने के लिए और अधिक शोध प्रयासों की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान इलेक्शन, जयपुर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की तिरंगा यात्रा, चुनाव से पहले कई दलों को झटका देने की तैयारी। जी हां दोस्तों, राजधानी जयपुर से राजस्थान में आज आम आदमी पार्टी चुनावी शंखनाद करने वाली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जयपुर में तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। जानकारी हो कि पिछले महीने से लगातार आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा और संदीप पाठक राजस्थान में डटे हुए हैं। पूरे प्रदेश में भ्रमण कर कार्यकर्ताओं को जयपुर लाने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। राजस्थान प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने बताया कि इस बार तिरंगा यात्रा के बाद बड़ी संख्या में अन्य दलों के नेता आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जयपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क कर 13 मार्च को मुख्यमंत्री केजरीवाल की होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए जनता को आमंत्रित किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, होली की मस्ती में झूमते रहे तेज प्रताप यादव, उधर लाखों का सामान उड़ा ले गए वृंदावन से आए कलाकार, FIR हुई दर्ज। जी हां दोस्तों, लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर होली कार्यक्रम के दौरान चोरी हो गई। चोरी का आरोप वृंदावन से आए उन कलाकारों पर है जिन्होंने उनके निवास पर होली के त्योहार के लिए प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था। इस मामले में मंत्री तेज प्रताप यादव के सहायक M सिन्हा ने मंत्री के आवास पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के सहायक M सिन्हा ने मंत्री के आवास पर चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई तो यह मामला चर्चा में आ गया। होली के त्योहार के दौरान पटना में तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास 3 ट्रेस रोड पर वृंदावन के लोक कलाकार कार्यक्रम के लिए आए थे, उन्हीं पर चोरी का आरोप लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क और जुकरबर्ग होंगे आमने सामने, ट्विटर को टक्कर देने की तैयारी में मेटा, नया सोशल मीडिया नेटवर्क लाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, एलन मस्क के मालिकाना हक वाले माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को आने वाले समय में फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा से कांटे की टक्कर मिल सकती है। मेटा ने कहा है कि वह ट्विटर जैसा सोशल नेटवर्क लॉन्च करने पर विचार कर रहा है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि टेक्स्ट अपडेट शेयर करने के लिए एक अलग सोशल नेटवर्क की संभावनाओं को तलाशने में जुटी है। अमेरिकी मैगजीन वारंटी को दिए गए बयान में मेटा के प्रवक्ता की ओर से बताया गया कि हम टेक्स्ट अपडेट शेयर करने के लिए एक अलग सोशल नेटवर्क की संभावनाएं तलाश रहे हैं। वहां क्रिएटर्स और पब्लिक फिगर्स अपनी पसंद की जानकारी शेयर कर सकेंगे। दोस्तों, मेटा के ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म लॉन्च की जानकारी मनी कंट्रोल ने दी है। मेटा ने भी एक ईमेल में इस बात की पुष्टि की है। अमेरिका के सोशल मीडिया दिग्गज ने इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का
जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्तमान भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का उप कप्तान कौन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का उप कप्तान कौन है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।